हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है दोस्तों? आज हम आ चुके हैं एक और नए लेक्चर के साथ, जहां पे हम इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फिएट मनी हो गया, लीगल टेंडर मनी किसको कहते हैं, नॉन लीगल टेंडर मनी किसको कहते हैं, फुल बॉडीड मनी क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कॉइन का या करेंसी का, या फेस वैल्यू तो जानते होंगे, पर बाकी सारे जो टर्म्स हैं हम इनके बारे में समझेंगे। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो या फिर नहीं भी पढ़ रहे हो, पर इन जनरली आप इंटरेस्टेड हैं इकोनॉमिक्स और बैंकिंग में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे टर्म्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से। देखिए क्या होता है फेस वैल्यू, क्या होता है। अगर आप कोई नोट निकालते हैं या फिर कोई कॉइन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर जो भी वैल्यू प्रिंटेड होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। अगर 2000 रुपये का नोट है तो उसका फेस वैल्यू 2000 है। अगर 500 रुपये का नोट है तो उसका फेस वैल्यू 500 है। 10 रुपये का कॉइन है तो उसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो फेस वैल्यू मतलब जो वैल्यू उसके ऊपर प्रिंटेड है वही फेस वैल्यू होता है। सिंपल है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू होता है कि कोई भी करेंसी हो या फिर कॉइन हो, वो जिस मटेरियल का बना हुआ है या जिस मेटल का बना हुआ है उसका टोटल क्या वैल्यू है, उसका टोटल कितना दाम है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक 2000 रुपये का नोट है। 2000 रुपये के नोट का फेस वैल्यू तो 2000 रुपये हो गया, पर वो है क्या एक्चुअली में? कागज का टुकड़ा है ना। वो कागज का टुकड़े का कितना ही दाम होगा, उसको बनाने में कितना ही खर्चा आया होगा, तो लगभग बताया जाता है 3.5 रुपये के आसपास पड़ता है एक 2000 रुपये के नोट का। तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 3.5 रुपये हो गया। वहीं पे अगर हम बात करेंगे कि 5 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन का फेस वैल्यू तो 5 रुपये है, पर उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो 5 रुपये का कॉइन बनाने में कितना स्टील लगा है या कितना मेटल लगा है, जो भी लगा है ना। मान लेते हैं कि उसका बनाने में 2 रुपये का स्टील लगा है, तो 5 रुपये का जो कॉइन है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू समझ में आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गया। अब देखिए, कोई भी चीज़ का, कोई भी मनी का, कोई भी करेंसी का या कोई भी कॉइन का अगर फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम हो जाते हैं, यानी कि फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम हो जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। यानी कि कोई भी कॉइन हो या कोई भी करेंसी हो, दोनों का फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर सेम हो जाए, यानी कि जितना उस पर वैल्यू प्रिंटेड है और उसको बनाने में जो खर्चा आया, दोनों अगर सेम होगा तो उसको हम कहेंगे फुल बॉडीड मनी। ठीक है, देखिए कोई भी इकोनॉमी में अमूमन तौर पे इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए फेस वैल्यू से। जैसे कि पहले के टाइम पे, आज के टाइम पे आप नोटिस करेंगे जो 5 रुपये का सिक्का है, ये अभी थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू जो कि पहले के टाइम पे इस्तेमाल होता था, वो ज़्यादा भारी था, ज़्यादा बड़ा था। इसके पीछे रीज़न ये है कि उसको बनाने में जो मेटल का इस्तेमाल होता था ना, वो एक्चुअली में 5 रुपये से ज़्यादा का था, यानी कि उसका फेस वैल्यू से ज़्यादा उसका इंट्रिंसिक वैल्यू था। अब ऐसे केस में क्या हो गया, देश में एक रैकेट चालू हो गया। 5 रुपये का कॉइन यहाँ से स्मगल करके बांग्लादेश भेजे जाते थे, वहाँ पे पिघलाया जाता था, पिघला के उनसे जो मेटल निकलता था उससे ब्लेड बनाए जाते थे, और वो ब्लेड को मार्केट में बेचा जाता था। तो पता चलता था कि ऑन एवरेज एक 5 रुपये का कॉइन से जितना ब्लेड बन रहा है वो 5 रुपये से ज़्यादा में बिक रहा है। तो ऐसे केस में स्मगलिंग हो जाता है। अगर, और ये सिर्फ स्मगलिंग की बात नहीं थी, इसके लिए ही आप देखेंगे देश में बहुत बड़ा एक रैकेट था, जहाँ पे लोगों को, बच्चों को खास करके, है ना, किडनैप किया जाता था, या फिर जो अनाथ बच्चे हैं उनको उठा के ले जाते थे, उनका हाथ पैर काट देते थे, एम्प्यूट करते थे, और उनको भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता था। और वही भीख मांगने में जो भी 5 रुपये के कॉइन जमा होते थे उनको लेके फिर स्मगल किया जाता था बांग्लादेश में। इसके बहुत सारे रिपरकशंस थे। तो ऐसे भी एक इकोनॉमी में कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए फेस वैल्यू से, नहीं तो देश में स्मगलिंग चालू हो जाएगा। उन पैसों का फिर अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, पिघला के मेटल निकालने लगेंगे, सब कुछ, है ना। इसी के लिए 5 रुपये का कॉइन का वेट कम किया गया, उसमें जो मेटल इस्तेमाल होता है वो कम किया गया। इसीलिए आप देखेंगे अभी वाला जो कॉइन है पहले वाले से थोड़ा सा छोटा है और पहले वाले से थोड़ा सा पतला है। वैसे 10 रुपये का भी कॉइन देखेंगे तो दो अलग अलग टाइप के मेटल और अलॉयज दिखेंगे आपको वहाँ पे। वो इसलिए है ताकि आसानी से पिघलाया ना जा सके, यानी कि स्मगलिंग ना किया जा सके। आई होप क्लियर हो गया होगा। फेस वैल्यू यानी कि जो उसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस है, वैल्यू है वो। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसको बनाने का जो टोटल मेटल इस्तेमाल हुआ है उसका जो टोटल वैल्यू है वो। और जब दोनों सेम हो जाते हैं तो उसको हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर क्या है। देखिए, लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर वो होता है, यानी कि लीगल टेंडर मनी की बात करें, लीगल टेंडर मनी वो होता है जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक्ड होता है और लीगली बाइंडिंग होता है कि जो सामने वाला पार्टी है वो एक्सेप्ट करे जब वो आप पे करे। फॉर एग्जाम्पल कॉइन या कैश हो गया, ये भारत में नहीं, आमूमन तौर पे हर देश में जो कॉइन या कैश हो गया ये लीगल टेंडर होता है, क्योंकि अगर आप सामने वाले को पे करेंगे तो सामने वाला लेने से मना नहीं कर सकता, वो लीगली बाइंडिंग है, उसको लेना पड़ेगा। ये सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक्ड होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो लीगल टेंडर में आ जाते हैं कॉइन या फिर करेंसी। अगर आप सामने वाले को पे करते हैं तो वो लेने से मना नहीं कर सकता, ये लीगली बाइंडिंग है। नॉन लीगल टेंडर वो होता है जो आप सामने वाले को पे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर सामने वाला मना कर सकता है लेने से। तो जैसे चेक हो गया, आप सामने वाले को पे कर रहे हैं पर हो सकता है लेने से मना कर दे, तो चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये सारे नॉन लीगल टेंडर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इलीगल है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉन लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है कि आप सामने वाले को पे कर सकते हैं पर सामने वाला डिक्लाइन कर सकता है लेने से।
देखिए फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मोमोज खाने गए, वहाँ पे आपने 100 रुपये का नोट दिया, 50 रुपये का नोट दिया, मोमोज वाला को लेना पड़ेगा, वो लीगली बाइंडिंग है क्योंकि कैश है और कैश लीगल टेंडर में आता है। पर आपने चेक काट के दे दिया कि भैया ये लो चेक है ना, तो आप दे तो सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर मोमोज वाला डिक्लाइन कर सकता है ऑब्वियसली, तो वो नॉन लीगल टेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर, इसको ये नॉन लीगल लिख के ऐसा इलीगल नहीं समझना है। नॉन लीगल और इलीगल में अंतर होता है, ये इलीगल नहीं है, आप दे सकते हैं, सामने वाला पार्टी लेने से डिक्लाइन कर सकता है। पर क्या अगर हम दे सकते हैं तो कितना भी करेंसी कितना भी कैश दे दिया, आप एक गाड़ी लेने गए, मान लेते हैं कि आप एक बाइक लेने गए 2 लाख रुपए का, है ना, और वहाँ पर जाके आपने कॉइन भैया आधा किलो 1 किलो 1 1 रुपये का कॉइन भर के फेंक दिया, मतलब गिनते रहो ये 2 लाख रुपए है, तो क्या सामने वाला आदमी मजबूर है क्या लेने के लिए क्योंकि वो लीगल टेंडर है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लीगल टेंडर में भी दो प्रकार के होते हैं। एक लीगल टेंडर में भी दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर और एक को कहते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। तो लिमिटेड जो लीगल टेंडर है इसमें वो आते हैं कि लीगल तो है, वो आप दे सकते हैं, पर एक लिमिट तक ही लीगल है, यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा पैसा आप पे करेंगे कैश में या कॉइन में तो सामने वाला बंदा डिक्लाइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल सिक्का 1 रुपये का कॉइन लेके गए तो कितना तक आप दे सकते हैं कि सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद डिक्लाइन कर सकता है, तो वो है 1,000 रुपये तक का। जो 1 रुपये कॉइन है ना, वो 1,000 रुपये तक आपका लीगल टेंडर है, यानी कि 1,000 रुपये तक आप पेमेंट कर सकते हैं कैश में, वो बंदा मना नहीं कर सकता है, उसकी मजबूरी है, गिनना पड़ेगा। पर 1,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप देते हैं तो सामने से डिक्लाइन कर सकता है, क्योंकि फिर वो एक तरीके से लिमिटेड जो अमाउंट है, लिमिटेड लीगल टेंडर जहाँ तक कहलाएगा उस अमाउंट से ज़्यादा हो गया। अनलिमिटेड लीगल टेंडर में आता था पहले के टाइम पे कैश, कितना भी मर्जी है भैया, 1 करोड़ 1.5 करोड़ आप कैश में गिन के दे सकते हैं, 500 1000 पहले जब नोट चलता था तो दे सकते थे। पर आपको पता ही है फिर बीच में देश में नोटबंदी हुआ, फिर कोविड के टाइम पे, और सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं ब्लैक मनी पे शिकंजा कसने का, और उसी में आरबीआई का एक स्टेप था कि 2 लाख से ज़्यादा अब आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। तो कायदे से अब कैश भी अनलिमिटेड लीगल टेंडर नहीं है। अनलिमिटेड का मतलब कि अनलिमिटेड अमाउंट तक आप देंगे और सामने वाला को लेना पड़ेगा, लीगली बाइंडिंग है। तो अब कैश भी अनलिमिटेड लीगल टेंडर में नहीं आता, अब कैश भी लिमिटेड लीगल टेंडर में हो गया है। कहाँ तक? 2 लाख रुपए तक, है ना, ये याद रखना है, 2 लाख रुपए तक। 2 लाख तक अगर आप किसी को कैश देते हैं तो सामने वाला डिनाई नहीं कर सकता, डिक्लाइन नहीं कर सकता। 2 लाख से ज़्यादा अगर आप पे करना चाहते हैं तो सामने वाला बंदा डिक्लाइन कर सकता है, क्योंकि 2 लाख के ऊपर वो जो लिमिट है लीगल टेंडर कहलाने का वो क्रॉस हो जाता है। ठीक है, और डिक्लाइन कर सकता नहीं है, इनफैक्ट आरबीआई ने तो साफ साफ बोल दिया है 2 लाख से ज़्यादा आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो लीगल टेंडर वो हो गए जो कि आप सामने से पे करेंगे तो सामने वाला पार्टी लेने से मना नहीं कर सकता, और नॉन लीगल टेंडर वो हो गया कि आप पे तो कर सकते हैं पर सामने वाला पार्टी मना कर सकता है। नॉन लीगल को इलीगल से कंफ्यूज नहीं करना है। अब जो लिमिटेड लीगल टेंडर है ये भी लिमिटेड और नॉन लिमिटेड टाइप के हो सकते हैं। लिमिटेड का मतलब है कि आप वो लीगल तो है, पे कर सकते हैं, पर एक अमाउंट तक ही लीगल है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 1 रुपये का कॉइन है फॉर एग्जाम्पल, 1,000 रुपये तक के लिए वो लिमिटेड होता है, उसके ऊपर फिर मना कर सकता है लेने से कोई। और कैश जो है यानी कि अब वो भारत में 2 लाख तक ही लिमिटेड रह गया, उसके ऊपर तो इनफैक्ट आप दे भी नहीं सकते, वो अब नॉन लीगल नहीं इनफैक्ट इलीगल हो गया। अगर आरबीआई को पता चलेगा तो आरबीआई एक्शंस ले सकती है आपके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद और क्या बच गया? अब आते हैं फिएट मनी। फिएट मनी आखिरी पार्ट है। फिएट मनी होता है, ये वो मनी है जो कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर एक कंट्री का बैक्ड होता है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, वही 1-2 रुपया जैसे करेंसी नोट हो गए, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या ही है? मैंने बताया 2,000 रुपये का नोट है, उसका टोटल क्या इंट्रिंसिक वैल्यू का 3 रुपये 3.5 रुपये के आसपास होगा। 500 का नोट है तो उसका 2.5 रुपये के आसपास होता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे 2,000 के सामने 3 रुपये क्या ही है, कुछ भी नहीं के बराबर है, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, है ना। और ये सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक्ड होते हैं। इसमें खास करके जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक नोट निकालेंगे, नोट में अगर कभी ध्यान से पढ़ेंगे तो उस नोट में पता नहीं यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, है ना, मैं कोशिश करूंगा जूम कर देने का। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज़। यानी कि 500 रुपये का नोट लेके अगर मैं जाऊंगा कमर्शियल बैंक के पास या आरबीआई के पास, तो आरबीआई साफ साफ वादा कर रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, मतलब जो पैसा लेके आया उसको मैं वर्थ जितना इसमें वैल्यू प्रिंटेड है 500, उसका वर्थ उतना इक्वल का परचेजिंग पावर दूंगा। यानी कि फिएट मनी वो मनी होते हैं जिनका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, इनका अपना कोई कीमत नहीं है, बस ये इनका अहमियत इसलिए है क्योंकि ये सेंट्रल बैंक के द्वारा अप्रूव्ड हैं, सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक्ड हैं। ये कोई कमोडिटी गोल्ड वगैरह के आधार पर बैक्ड नहीं होते, इनका कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होते हैं। दिस इज द मनी दैट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू। बस याद रखना है कि अगर आप ये पैसा लेके जाते हैं तो इसमें साफ साफ सेंट्रल बैंक ने लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, यानी कि जो पैसा लेके आएगा मैं वादा करता हूं कि उसको मैं जितना अमाउंट वो वैल्यू प्रिंटेड होगा उस
करेंसी पे या कॉइन पे, उतना का वर्थ परचेजिंग पावर दूंगा मैं, उतना का खरीदने का क्षमता बदले में मैं उसको दूंगा। तो यही होता है फिएट मनी। फिएट मनी का भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। फिएट मनी ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लीगल टेंडर है। नोट के नाम पे आप कोई भी ऐरा गैरा कागज का नोट लेके चले गए और दुकान में बोलेंगे कि भैया मेरे को डेयरी मिल्क दे दो, है ना, ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक्ड नहीं है। तो फिएट मनी भी नहीं है, वो लीगल टेंडर भी नहीं है। तो लीगल टेंडर हमेशा फिएट मनी ही होते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप ये छोटे से कंसेप्ट थे, ये क्लियर हो गया होगा। अगर इतना समझ गए हैं तो फिर इकोनॉमिक्स में जो बेसिकली मनी से जुड़े हुए जो टर्म्स आते हैं वो समझने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, आगे भी ऐसे ही मैं बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।